हमारे साथ महाविकास आघाड़ी के अणुशक्ति नगर से उम्मीदवार फाहद अहमद हैं। किस तरह का प्रचार फिलहाल चल रहा है, क्योंकि चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और जिस तरह की पूरी ताकत अणुशक्ति नगर में नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक, उनकी पूरी टीम ने लगा रखी है, अब किस तरीके से तोड़ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जितना नवाब मलिक का नाम आएगा उतना वोट जो है मुझे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि नवाब मलिक यहाँ 10 साल के विधायक थे और उन्हें 10 साल में आप लाइब्रेरी तक नहीं बना पाए, जबकि 150 स्क्वायर फीट में यहाँ पे लोग जो है रहने वाले लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे। तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक जितनी ज़्यादा ताकत लगाएंगे उसका उतना ज़्यादा फायदा जो है फाहद अहमद को होगा, क्योंकि यहाँ पर करप्शन की हाइट पार कर ली गई है। कब्रिस्तान में 6 करोड़ 6.5 करोड़ का फंड आया, वो 50 लाख से भी ज्यादा उसमें लगे नहीं और वो बटे किसको हमें नहीं पता। यहाँ पर आरएमसी प्लांट जो है इलीगली चल रहे हैं, उनको रोका नहीं गया, किसकी साठगांठ से नहीं रोका गया टाटा नगर के आरएमसी प्लांट को, वो हमको नहीं पता। अब मैं तो जनता के बीच में मुद्दे लेके जा रहा हूँ। देखो, मेरा एक ही मकसद है कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 1 से 1.5 लाख के बीच में लोगों को सलाम, नमस्कार, जय भीम और वड़क्कम बोलना चाहता हूँ। तो मेरे इसीलिए मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। बाकी लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होती है, देखते हैं जनता क्या फैसला करेगी, बट मुझे जिस तरह का माहौल है मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी के पक्ष में फैसला होगा। दूसरा सवाल यह है कि एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की एक रिपोर्ट सामने आई है, आप खुद टिस के स्टूडेंट रहे हैं, वो जो स्टडी रख रहे हैं उसमें वो एक साफ साफ कह रहे हैं कि आने वाले 2050 तक मुस्लिम आबादी जो है इतनी बढ़ जाएगी, यानी 50% हो जाए, 50% में हिंदू आबादी घट चुकी होगी, 50% तक आ जाएगी और मुस्लिम कम्युनिटी 30% से बढ़ जाएगी। ये वो जो सर्वे रख रहे हैं उसे बीजेपी के लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं कि ये स्टडी पे कितना भरोसा किया जा सकता है, एक और उससे क्या डेमोग्राफिक चेंज आने वाले चुनावी रणनीति में नजर आए? देखिए, इस स्टडी पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका कारण ये है कि इस तरह की स्टडी जो है पिछले 70 सालों से एक विचारधारा के द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। ये सारे जो फैसले होते हैं ये फर्टिलिटी रेट पे होते हैं। आप हिंदू और मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट देखिए, वो ऑलमोस्ट सेम है कि 2050 में इतने मुसलमान हो जाएंगे। ये सब दकियानूसी बातें हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक एविडेंट नहीं है। और अगर कुछ लोग कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब अमित शाह जी देश के अच्छे गृह मंत्री नहीं है। इसका मतलब देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के अच्छे गृह मंत्री नहीं है, क्योंकि यही दोनों हैं 10 सालों से। हाँ, और कौन है? तो इनकी मौजूदगी में आया है। तो ये रिपोर्ट तो बीजेपी के लोग, बेसिकली वो बीजेपी के लोग जो नाराज है ना अमित शाह से और देवेंद्र फडणवीस से, वो लोग ट्वीट कर रहे हैं। किरीट सोमैया जी को आपको पता है टिकट नहीं मिला, वो खूब नाराज रहते हैं। पिछले चुनाव में उनको एक कमेटी का मेंबर भी बनाया गया था, वो छोड़ दिया। किरीट सोमैया जी जानबूझ के कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस चांगला व्यक्ति ना है। तो ये जो टिस की रिपोर्ट पे भरोसा नहीं किया जा सकता, ये आप कह रहे हैं, क्योंकि कई स्टडीज होती हैं, उनके अलग अलग स्तर पे वो कर रहे होते हैं, तो इस पे आपको कोई भरोसा नहीं? मुझे इसलिए भरोसा नहीं, क्योंकि उसकी मेथोडोलॉजी बहुत वीक होगी और इस तरह की रिपोर्ट बहुत पहले आती रही हैं, आती रहेंगी, आगे भी आती रहेंगी। मेरा तो सिंपल मानना है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो आइडिया है वो पिछले 70 सालों में हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश की गया है, खासतौर से मुसलमानों के रिस्पेक्टिव। वो कभी हुआ नहीं है, वो आगे होगा नहीं। इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। फर्टिलिटी रेट के लिए मैं आपको, जो व्यक्ति आपको इसके बारे में बात कर रहा है ना, उससे कहिए, एक किताब है SY कुरैशी जो पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उनकी वो किताब है पॉपुलेशन मिथ के ऊपर, वो पॉपुलेशन मिथ किताब पढ़े, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी कि उलेमा बोर्ड है, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया हुआ है, महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया हुआ है कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, हमारे जो मसले मसाइल हैं आप वो हल करें। उन्होंने 15 पॉइंट्स रखे हैं, उसमें RSS को बैन करने की भी वो बात करते हैं, उसमें वो वक्फ बोर्ड की भी बात करते हैं, वक्फ बोर्ड की जो भी जो मसौदा है, जो लॉ है, उसे रद्द किया जाए, इस तरह की मांगे वो रखते हैं। तो उलेमा का साथ में आ जाना महाविकास आघाड़ी के लिए कितना फायदेमंद? नहीं, ऐसा नहीं है। उलेमाओं ने नहीं, बहुत से अम्बेडकराइट एसोसिएशंस ने भी महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है, बहुत सारे संतों ने भी महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है, बहुत सारे महिला संगठनों ने भी महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है। लेकिन मसाला तब आता है जब कोई मुसलमान संगठन जो है
सपोर्ट कर देता है, तो मीडिया को तब मजा आता है। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें हजारों अम्बेडकराइट, महिला, प्रोग्रेसिव संगठन, महाराष्ट्र के जो बहुजन, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, उन सब ने सपोर्ट किया है महाविकास आघाड़ी को। लेकिन जैसे ही मुसलमान शब्द आता है कि इन्होंने सपोर्ट किया, तो वो मसाला और न्यूज बनाने में मजा आता है। अच्छी बात है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोगों की मांगे हैं। महाविकास आघाड़ी की लीडरशिप तय करेगी उन मांगों को लेके हमें क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है और आगे जो है हमें उसे किस तरीके से काम करना है। ये जो कटेंगे और बटेंगे की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो देवेंद्र फडणवीस से लेकर अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री भी उसका जिक्र करते हैं, वो कितना असर डाल रही है? मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस देश का अगर हिंदू और मुसलमान बटेगा तो ये देश को काट देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले लोग देश को काट देंगे अगर देश का हिंदू मुसलमान बटा। हम सबको एक साथ लेके चलना है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, तभी हमारा देश मजबूत होगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।